बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में क्लास 12th में जब पढ़ा था तो हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा था, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने देखा था कि क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है और उसके थ्रू अगर उसमें प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर एजुकेशन ना हो, अवेयरनेस ना हो तो कौन कौन सी हमारी मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम देख रहे थे जब एजुकेशन नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो बेटा हमने ये भी देखा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो ही जा रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब एक अमाउंट में पॉपुलेशन जो है इतना इंक्रीमेंट हो रहा है उसका, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि उसी पॉपुलेशन को किस वे में कंट्रोल किया जाए एज अ बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्शन। तो उस मेथड में हम देखते हैं बर्थ कंट्रोल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, इट रिफर्स टू एज अ to reduce the pregnancy, क्लियर। और चाइल्ड बर्थ को, प्रेगनेंसी को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जाता है। ठीक है, देयर आर द सेवरल मैथड्स, कुछ मैथड्स होते हैं, मैकेनिज्म्स होती हैं जो बर्थ कंट्रोल के अंडर आती हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं ऑफ द प्रेगनेंसी को। ठीक है, जो एक मतलब एक बहुत ज़्यादा फॉर्म में ग्रो कर रही है। तो फर्स्टली इसमें हमारा क्या है, देयर आर सेवरल मैथड्स। तो वो सेवरल मैथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्टली इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट इसमें आता है नेचुरल मेथड, सेकेंड वन इज बैरियर मेथड, थर्ड वन इज IUDS, फोर्थ इज ओरल, इसमें कुछ पिल्स होती हैं। ठीक है, ओरल पिल्स मतलब बहुत सारी इसमें पिल्स आ जाएंगी, बताऊंगी इसमें कौन कौन सी पिल्स मैथड्स हो जाएगा। देन फिफ्थ इज इंजेक्टेबल, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज सर्जिकल मेथड। इनमें आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है कि नेचुरल मेथड क्या है, बैरियर क्या है। बैरियर के अंदर भी इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे। उसके बाद IUDS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं पहले अपना नेचुरल मेथड से। इस नेचुरल मेथड में भी हमारे 4 पॉइंट्स आते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उसको देखते हैं। फर्स्ट है टू अवॉइड फ्यूजन्स ऑफ गैमेट, क्लियर। नेक्स्ट विड्रॉल मेथड, थर्ड इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, and last one is lactational amenorrhea. ये जो हमारे 4 मैथड्स हैं किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे नेचुरल मेथड के अंदर। ठीक है, तो नेचुरल मेथड्स में हम फर्स्ट पढ़ते हैं इसमें टू अवॉइड फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स। मतलब जब गैमेट्स आपस में पहले तो मैच्योरेशंस हो जाएगी, मैच्योरेशंस ऑफ गैमेट्स हो जाएगी, तो उसमें क्या होगा, नेचुरली वे में उसको क्या करना, अवॉइड कराना एज अ फ्यूजन्स कर। ठीक है, तो फ्यूजन से हमें यहाँ पे पता है कि जब मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट आपस में जब एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे फुली फॉर्म में ये मैच्योरेशंस हो जाती है। जब मैच्योरेशन हो जाएगी, अब की ऐसी मैच्योरेशन होगी जैसे कुछ हार्मोनल्स होते हैं, हार्मोन्स के अकॉर्डिंग भी ये मतलब फुली फॉर्म में मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, एट दैट टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे, क्लियर। उसके बाद ये क्या कर देंगे, जो इसका फ्यूजन है, इन दोनों का जो फ्यूजन है उसको स्टॉप करना, उसको अवॉइड कराना। वो क्या आता है, वो आता है किसके अंदर, नेचुरल मेथड के अंदर। सेकेंड वन आता है विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड को इसका यहाँ पे क्या होता है,
विड्रॉल मेथड्स में आता है रिमूवल ऑफ पेनिस फ्रॉम वेजाइना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके जो वो है वेजाइना वाला रीजन है, उससे क्या कर दिया जाए, एज अ पेनिस को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। या फिर इसका यहाँ पे नाम भी आप ये भी बोल सकते हो कि मतलब इंटरप्ट करना एज अ कॉर्टस, ठीक है, इंटरप्ट कॉर्टस को या ड्यूरिंग द कॉपुलेशंस के टाइम पे रिमूव कर देना ऑफ द पेनिस को, जिससे पेनिस से जो मतलब सीमेन रिलीज हो रहा है, सीमेन के बाद जो मतलब इसमें स्पर्म का रिलीज आउट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कर देना, स्टॉप कर देना। जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक वाले रीजन में जाएगा ही नहीं तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी कॉज नहीं होगी, ठीक है, आगे प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो मतलब पूरी तरीके से तो एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। तो ये सेकंड मेथड है, इज कॉल्ड विड्रॉल मेथड, और उसको और भी क्या बोलते हैं, इंटरप्ट कॉर्टस, क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट आता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। इसका मतलब क्या होता है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का, जैसे कि हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के में हमने यहाँ पे क्या पढ़े थे, कुछ मतलब डेज पढ़े थे और उसमें हमने कुछ फेजेस पढ़े थे, ठीक है। तो ये वही है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इस तरीके से। तो फर्स्टली 1 to 5 डेज का जो हमने पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज, एंड 5 to 14, जो 5 to 14 या 13 के बीच का जो फेज है उसको क्या बोला गया था, कोर्स फॉलिकुलर फेज, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज, और ये वाला तो आपका हो ही गया यहाँ पे मेंस्ट्रुअल, ठीक है। एंड दिस वन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ये 14 डेज का जो था ये क्या था, ओव्यूलेशन था, ये ओव्यूलेशन फेज है। दिस इज द पीक पॉइंट्स कॉज द प्रेगनेंसी। यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा, फ्री फॉर्म में एज अ डेवलप होगा, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के मोस्ट ऑफ चांसेस हैं। इसके बाद देखिए 14 to अगेन यहाँ पे जो है मतलब 28, 29 इस तरीके से, फिर ये जो नेक्स्ट डे है यहाँ पे क्या होगी, साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो इस वाले फेज को बोला जाता है ल्यूटियल फेज। ये पूरा चार्ट ये हमने अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब पढ़ी थी उसमें पूरा डिस्कस किया था, कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए पढ़ा था हमने, कि कहाँ पे फॉलिकुलर की बात हो रही है, दैट मीन्स इज FSH की बात हो रही है ना। तो FSH क्या था यहाँ पे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब फॉलिकल होंगे तो वो क्या करेंगे, प्राइमरी फॉलिकल, जैसे जो हमारा एक था, सबसे पहले था हमारा प्राइमरी oocyte, और उससे भी पहले हमने प्रिमोडियल जर्म सेल्स पढ़ा था। तो जो प्राइमरी oocyte है उसमें क्या हो रहा था, हमारा यहाँ पे फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा था एंड मैच्योरेशन हो रही थी ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल फुली मैच्योर हो जा रही थी, ठीक है, उसको न्यूट्रिशन एंट्रम प्रोवाइड करा रही थी। देन आफ्टर यहाँ पे क्या हो रहा था, एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा था, जो कि एक मतलब कैपेबल है टू प्रोड्यूस अ एग, या फिर वो भी एक क्या है, मतलब एक फुली फॉर्मिक एग को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। जब एग को प्रोड्यूस कर देगी तो क्या होगा, जब उसी टाइम पे ओव्यूलेशन फेज के टाइम पे एंट्री ऑफ द स्पर्म की हो जाती है, दैट मीन्स इज द चांसेस मोर, मतलब 100% चांसेस बन जाते हैं कॉज द प्रेगनेंसी, क्लियर। तो इस वाले फेजेस को स्टॉप करना, किस फेज को, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये 13 हो गया, ये 12, ये 11, ये 10, ये 9, ये इस तरीके से यहाँ पे डेज है। तो यहाँ पे 12 से लेके या 11 से लेके यहाँ तक, और लास्ट के यहाँ पे कितना, 18 to 19, इन डेज में क्या करना, टू अवॉइड करना द इंटरकॉर्स और द कॉइटस, क्लियर। अब क्यों अवॉइड करना, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर सपोज इसके बाद भी होता है, जैसे यहाँ पे ओव्यूलेशन से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 90% चांसेस हैं प्रेगनेंसी कॉज होने के। सपोज अगर 15, 16, 17 इन डेज में इंटरकॉर्स होता है तो क्या होगा, जब इन डेज में इंटरकॉर्स होगा तो बेटा यहाँ पे हमें इतना पता है कि जो मेल होता है, जो स्पर्म मेल गैमेट है स्पर्म में, तो वो क्या होगा, वो 3 डेज तक सर्वाइव होता है इन अ फीमेल वाले रिप्रोडक्टिव वाले रीजन में, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में या फिर फीमेल बॉडी में 3 डेज तक सर्वाइव करता है। तो बेटा उसके बाद भी यहाँ पे अभी टोटली फॉर्म में जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या नहीं हुई है, डीजनरेट नहीं हुई, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हमने एक ये हार्मोन भी देखा था
कि यहाँ पे जो हमारा था वो एस्ट्रोजन हार्मोन था, जबकि यहाँ पे हमारे प्रोस्टेजोन्स हार्मोन्स थे, ठीक है। जो प्रोगेस्टेरोन्स हार्मोन थे वो क्या कर रहे थे, कॉर्पस ल्यूटियम बना रहे थे ल्यूटनाइजिंग हार्मोन के थ्रू, जिसके थ्रू जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो रही थी, डीजेनरेट हो रही थी। एंड धीरे धीरे वो जाके अगर यहाँ पे सपोज प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती, इंटरकॉर्स नहीं होता, तो वो जो सेकेंडरी oocyte है वो फेगोसाइट कर लिया जाएगा, दैट मीन्स ईटअप हो जाएगा बाय द मैक्रोफेजेस के थ्रू। क्लियर, ये हो गया। यहाँ पे ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि कितने दिन तक सर्वाइव करता है। तो ये क्या आता है आपका पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मतलब आप ये समझना कि इन्हीं टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग क्या करना, टू कंट्रोल करना या स्टॉप करना टू एज अ इंटरकॉर्स को, ठीक है, टू स्टॉप इंटरकॉर्स, क्योंकि यहाँ पे इस वाले रीजन में हमारी मोस्ट ऑफ चांसेस होंगे प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो ये आता है हमारा पीरियोडिक एब्सिस्टेंस में। एंड लास्ट वन देखते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होती है, मतलब आफ्टर द पाचुरेशंस हमने पढ़ा था कि जब डिलीवरी कॉज हो जाती है, जब मदर कंप्लीट द 9th मंथ की, मतलब 9th मंथ की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट कर लेती है और जब अपने जो फीटस होता है उसको रिमूव करती है या फिर उसको एक्सपेल आउट करती है, ठीक है, तो वो हमारी प्रोसेस क्या कहलाती है, पाचुरेशंस। तो उस टाइम पे जो मदर है वो क्या कराती है, एज अ ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है, एज अ ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग कराना ये भी असेंशियल होता है, ये हमने लास्ट वाले टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्यों असेंशियल होगा। क्लियर। अब उस टाइम पे मतलब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो कॉज नहीं होती। क्लियर। तो कितना 4 to 5 मंथ, 4 to 5 मंथ के आसपास ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट, ये कॉज नहीं होगी। अगर ये कॉज नहीं होगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्रेगनेंसी होने के, मतलब प्रेगनेंसी कॉज होने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फेज में लैक्टेशनल एमिनेरिया में यहाँ पे प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती, प्रेगनेंसी डजंट कॉज दिस रीजन। इस रीजन में, ठीक है, नहीं होती। ये हमने सब क्या पढ़ा, अपना नेचुरल मेथड पढ़ा। नेचुरल मेथड्स में हमने 4 स्टेप देखे। फर्स्ट इज टू अवॉइड द फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स को नेचुरली मिलने ना देना, अवॉइड कराना। विड्रॉल मेथड्स में हमने देख लिया सिंपल सा कि मतलब ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स या ड्यूरिंग द क्वार्टस के टाइम पर रिमूवल कर देना ऑफ द पेनिस को, ठीक है, जिससे जो भी सीमेन का एक्सक्रिएशंस है या कोई भी ऐसे कोई भी जैसे सब्सटेंस, पहले सीमेन ही पास आउट होगा देन स्पर्म का पास आउट होगा, ठीक है, तो उससे क्या कर सकें, उसको स्टॉप कर सकें। थर्ड वे में हमने पीरियोडिक एब्सिस्टेंस पढ़ा, जो कि हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ा था, सारा जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेज आ रहे थे, फेज आ रहे थे, और कौन क्या 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 आ रहे थे हमारे, और हार्मोन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, वो हमने देखा। एंड लास्ट वन इज हमारा लैक्टेशनल एमिनेरिया। ये हमने देखा कि किस तरीके से जब मतलब मदर अपने बेबी को फीटस को एक्सपेल आउट कर देती है या रिलीज आउट कर देती है, उसके बाद 4 to 5 मंथ में प्रेगनेंसी कॉज नहीं होती। क्लियर। अब यहाँ पे हम सेकेंड मैथड देखते हैं जो कि है हमारा बैरियर मैथड। सेकेंड वन इज बैरियर मैथड। तो बैरियर मैथड ये वाला करते हैं हम। तो इसमें हमारे में क्या आता है, इसमें कुछ मेल बैरियर्स भी होते हैं और कुछ फीमेल बैरियर्स भी होती हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है कॉन्डोम, ठीक है। तो फर्स्टली पहले हम यहाँ पे मेल कॉन्डोम देखते हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा बैरियर मतलब एक ऐसी मतलब बैरियर करना, जैसे किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पार्टिकल्स को स्टॉप कर देना, उसको पास आउट ना होने देना, ठीक है, वो क्या हो गया ऐसा बैरियर। क्लियर। तो मेल कॉन्डोम में क्या होता है कि मेल कॉन्डोम, जैसे पहले आप एक स्ट्रक्चर से देखो इस तरीके से, ये मेल कॉन्डोम है, ठीक है। एंड एक इसी टाइप से एक फीमेल कॉन्डोम भी होती है, जो कि ये मेल कॉन्डोम इज वियर इनसाइड द पेनिस वाले रीजन में ये वियर की जाती है, ठीक है, विच प्रोटेक्ट, क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है जो भी जो सीमेन होता है उसको, मतलब जो इंसेमिनेशन वाली प्रोसेस होती है, जो सीमेन रिलीज होता है उसको स्टॉप करेगी, और साथ साथ ये किसको करेगी, जो भी स्पर्म जाएगा इनसाइड द वेजाइनल रीजन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, उसमें जाने से उसको क्या कर लेगी, प्रोटेक्ट कर लेगी। और यहाँ पे इस तरीके से पेनिस के थ्रू से पहन लिया जाएगा, और यहाँ पे ये सारा जो भी सीमेन है
या फिर स्पर्म है, वो सब यहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाएगा। वो क्या कर लेगी, टू मीट विद द एग के साथ मीट करने के लिए स्टॉप कर देगी, एंड देन उसमें फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद जो कॉन्डोम होता है, ये क्या है, कॉन्डोम एक रबर शीट का बना होता है, इट इज़ अ लेटेक्स शीट का बना होता है, इट्स मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रबर शीट। ठीक है, रबर शीट का बना होता है, इट्स अ ड्यूरेबल्स, ये टाइम ड्यूरेबल्स है, इसको 1 to 2 टाइम्स को यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। इसके कुछ पॉइंट्स आएंगे, अभी आपको बताऊंगी। इजीली अवेलेबल होगा, टाइम ड्यूरेबल्स होगा, टाइम टू टाइम इसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ इसके यहाँ पे कोई भी मतलब इन्फेक्शियस कॉज होने के चांसेस नहीं है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था तब मैंने आपको उसमें बताया था, अगर हमें इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जब इंटरकॉर्स होता है तो इंटरकॉर्स के टाइम पे बहुत सारी एसटीडीज़ ऐसी होती हैं, एसटीडी मतलब जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, तो वो डिसीज़ होती हैं जो कि ट्रांसमिट हो जाती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम पे। बट जब यूज़ इन सब का यूज़ होता है, एज अ बैरियर मैथड्स का यूज़ किया जा सकता है, तो क्या होता है, किसी भी एसटीडी को मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हम। क्लियर। एक फीमेल होता है, फीमेल कॉन्डोम, ये इस तरीके से, ये इट्स वियर टू द वेजाइनल रीजन, ये वेजाइनल वाले रीजन में वियर किया जाता है, और ये भी क्या करता है, मतलब जो प्रोटेक्ट करता है कि इनसाइड द जो उसमें सीमेन आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इस वाले रीजन में यहाँ पे होता है, इस वाले रीजन को ये क्या कर लेगा, यहाँ पे कलेक्ट कर लेगा, और ये किसका बना हुआ है, ये भी लेटेक्स शीट और रबर का बना हुआ होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द लेटेक्स शीट और रबर। ये भी कैसा है, इजीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, और क्या करता है, मतलब जो किसी भी एसटीडीएस होती है या इन्फेक्शियस होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें यहाँ पे अब एक आप नाम देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्डोम। अब आपको यहाँ पे कॉन्डोम सुन के यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्डोम ये नाम कहाँ से आया। कॉन्डोम नाम के एक डॉक्टर थे, और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे क्या किया था, जब बहुत सारे मतलब लोग आपस में लड़ रहे थे, तब उस टाइम पे जब लोगों की क्या हो रही थी, जब फाइट हो रही थी, तो उस टाइम पे ब्लीडिंग कॉज हो रही थी। तो ब्लीडिंग कॉज में उन्होंने ये सोचा कि ये जो मटेरियल या फिर जो भी सब्सटेंस है वो बाहर आ रहा है, तो उसको हम किस तरीके से इनसाइड वाले रीजन में ही रहने दें। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक मतलब एक रैपर लिया, ठीक है, उसको एक रैप कर दिया उस वाले पोर्शन को। देन उन्होंने देखा वो एक नॉर्मल, उन्होंने एक क्या लिया था, उन्होंने क्लॉथ ही लिया था, उससे रैप कर दिया था। क्लियर। जब उससे रैप करा तो उन्होंने देखा कि जो ब्लीडिंग कॉज हो रही है, अब ज़्यादा ब्लीडिंग कॉज नहीं हो रही, क्योंकि वो उस वाले जो रैपर किया हुआ वाला पोर्शन है उससे कवर्ड किया हुआ है। ठीक है, जब उससे कवर्ड किया हुआ है तो उन्होंने फिर ये सोचा कि क्यों ना इस तरीके से एक कॉन्डोम प्रिपेयर किया जाए, जिससे कि वर्ल्ड मतलब जो वर्ल्ड में जो पॉपुलेशंस जो बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, जो एक्सप्लॉइट हो रही है, उससे हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपको एक पिक्चर भी शो हो रही होगी यहाँ पे इसमें मेल कॉन्डोम की और फीमेल कॉन्डोम की, जिसमें आप दोनों में डिफरेंस भी देख पा रहे हो। ठीक है, मेल कॉन्डोम जो होता है वो इनसाइड टू वियर किया जाता है एज अ पेनिस वाले रीजन में, और जो फीमेल जो होता है वो वेजाइनल वाले रीजन में वियर किया जाता है, जिससे कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, और एक ऐसा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव, एक बैरियर की तरह काम करती है। क्लियर। ये अभी हमने देखा इस बैरियर में कॉन्डोम। सेकेंड वर्ड्स में हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके से और भी मतलब कुछ ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो और भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर कुछ और भी टेक्निक्स होती हैं। कौन सी टेक्निक होती हैं, एक इसमें यहाँ पे टेक्निक आती है, एक तो डायफ्राम होता है, ये अभी हम यहाँ पे इसी में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे कॉन्डोम पढ़ लिया, ठीक है, जिसमें हमने अपने यहाँ पे अलग अलग पढ़ा मेल का और फीमेल का। सेकेंड वन जो हम इसे यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम यहाँ पे डायफ्राम, ठीक है। सेकेंड वन इज वॉल्ट्स, डायफ्राम एंड वॉल्ट्स ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये भी वियर किया जाता है, जो कि प्रिवेंट करता है किसको, मतलब सीमेन को प्रिवेंट करेगा। क्लियर है। तो ये भी एक बैरियर मेथड की तरह काम करता है, जो कि किसी भी सीमेन को किसी भी सीमेन इन द सेंस जो मेल का सीमेन है और जो स्पर्म का रिलीज है उसको स्टॉप करता है इनसाइड वाले फीमेल वाले रीजन में। क्लियर। वॉल्ट्स हो गया, डायफ्राम हो गया। उसके बाद कुछ क्या होती हैं, थर्ड वन इज हमारी क्या होती है, यहाँ पे कुछ जेलीज आती हैं, फोम्स,
उसके थ्रू भी क्या किया जा सकता है, एज अ प्रोटेक्ट किया जाता है टू इंटरकॉर्ड्स को, या फिर जो भी मतलब जो सीमेन रिलीज आउट हो रहा है उसको भी क्या कर सकते हैं, एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी एक ऐसा क्या करते हैं, एक बैरियर मेथड की तरह काम करता है। क्लियर? तो इसमें हमने यहाँ पे ये पढ़ा। इसके बाद थर्ड वन आता है हमारा इसमें IUDS। IUDS क्या होता है? IUDS थर्ड पॉइंट है जो कि हमारा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। थर्ड वन इज IUDS, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अब आपको यहाँ पे यूट्राइन वाले रीजन से समझ में आ रहा होगा। यूट्राइन मीन्स यूट्रस में कोई भी ऐसी मतलब कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं या कुछ ऐसी आप बोल सकते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म है जो कंट्रोल करती हैं किसको, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो IUDS में यहाँ पे सबसे पहले जो आता है हमारा, एक आता है लिप्स लूप्स, सेकेंड वन इज कॉपर टी। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कॉपर टी आता है, कॉपर 7 आता है। ठीक है, कॉपर टी एंड कॉपर 7। एक आता है यहाँ पे इसमें मल्टी लोडेड मल्टी लोडेड 375। ये डायरेक्टली नाम से पूछ ले जाते हैं। एक मैं अभी आपको यहाँ पे कॉपर टी का बताती हूँ। इसमें जैसे ये हमें पता है हमारा क्या है, फीमेल वाला रीज़न है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला रीज़न। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले रीजन में ये क्या हो गया, दिस वन इज कॉल्ड द यूट्रस। ये यूट्रस वाले रीजन हो गया। तो बेटा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट नर्सेज के थ्रू ये इंसर्ट किया जाता है एज अ कॉपर टी। ठीक है, ये कॉपर टी इसमें इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द यूट्रस, विच क्या करता है, टू स्टॉप द सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ द स्पर्म। जो भी एक्टिविटी इन द सेंस आप बोल सकते हो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। जो जैसे सपोज अगर इंटरकॉर्स होता है तो इंटरकॉर्स के टाइम जैसे ही एंट्री होती है ऑफ द स्पर्म की, तो जो कॉपर टी आयंस होते हैं उसमें कॉपर आयन में कैपेबिलिटी होती है कि वो क्या कर दें, टू स्टॉप द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। या आप यहाँ पे बोल सकते हो टू सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, मतलब उसकी एक्टिविटी को सप्रेस कर देते हैं। अब हम यहाँ पे अपना देखते हैं कि जो हमारा कॉपर टी 7 है और कॉपर 7 है, कॉपर टी और कॉपर 7, अभी हम इसके फंक्शंस देखें क्या होते हैं। डायरेक्टली बेटा क्या होते हैं, इसके फंक्शंस पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कॉपर टी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा हमारा, कुछ इसमें हार्मोन सीक्रेट आउट होते हैं। कौन से हार्मोन्स होते हैं, आपसे शॉर्ट नोट पे यहाँ पे मतलब 1 मार्क्स के लिए डायरेक्टली हार्मोन्स भी पूछ ले जाते हैं कि जो IUDS वाला रीजन होता है उसमें कौन से हार्मोन का सीक्रेशन होता है। तो फर्स्ट इज प्रोगेस्टर्स, ठीक है, SERTs। उसके बाद एक होता है LNG-20। ये आपको नाम से डायरेक्टली हार्मोन याद रखने हैं, ये हार्मोन है। ठीक है, विच इज़ सीक्रेटेड बाय द, जब कुछ इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कराते हैं, जो कि ये भी क्या करता है, टू प्रिवेंट करते हैं ऑफ द प्रेगनेंसी को। ठीक है, टू कंट्रोल द बर्थ कंट्रोल भी बोल सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे IUDS देख लिया, लिप लॉप्स देखा, यहाँ पे लिप्स लॉप्स होती है, कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू IUDS में ये प्रिपरेशन मतलब ऐसा इंसर्ट की जाती है। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देन कॉपर टी देख लिया, कॉपर 7। अब आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि ये कॉपर टी जो होगा, कॉपर टी क्या करता है, कॉपर अपने में से यहाँ पे क्या करता है, कॉपर आयन को सीक्रेट आउट करता है। जब भी कॉपर आयन को अपने सीक्रेट आउट करेगा तो ये क्या करेगा, सप्रेस कर देगा मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और ये भी बच्चे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है इसके हार्मोन्स। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे अपना देखते हैं ओरल पिल्स। ओरल पिल्स में हमारा क्या होता है, इसमें ओरल पिल्स में ये देखो कि कुछ पिल्सेस ऐसी होती हैं जो कि रेगुलरी बेसिस पे ली जाती है, और कुछ पिल्स ऐसी होती हैं जो कि वंस अ वीक में ली जाती हैं। तो फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इसमें ओरल पिल्स। अब खाली पिल्स लिख लो इसमें, ठीक है, ओनली पिल्स। तो पिल्स में यहाँ पे 2 टाइप की पिल्स भी होती हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ओरल पिल्स होती है और सेकेंड वन इज वेजाइनल पिल्स होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कुछ पिल्सेस क्या होती हैं जो रेगुलरी बेसिस पे ली जाती हैं। ठीक है, कुछ पिल्स क्या होंगी, रेगुलरी बेसिस पे ली जाएंगी।
रेगुलरी बेसिस पे ली जाती हैं ये, और कुछ पिल्स ऐसी होती है जो वंस अ वीक में ली जाती हैं, वंस अ वीक। जो वंस अ वीक में ली जाती हैं उसका मतलब क्या होता है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव मैनर्स में होती हैं। वो कैसी होती हैं, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब जो उनकी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, हाईली कॉन्ट्रासेप्टिव मैनर, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। और जो इसमें यहाँ पे जो चांसेस होते हैं, मतलब इसमें कुछ इन्फेक्शियस कॉज होने के वो थोड़े कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे रेगुलरी बेसिस पे इसके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो इसका मतलब इसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में, वंस अ वीक के कंपैरिजन में थोड़ी सी स्लो है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो उसको स्लाइटली कॉन्ट्रासेप्टिव मैनर इन परफॉर्मेंस के बेस पे थोड़ी सी स्लाइटली है, ठीक है, एज कम्पेयर्स टू वंस अ वीक में। अच्छा, बट ये जो पिल्स लेते हैं ये क्या करता है, इन पिल्स में क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, प्रोगेस्ट्रोजेंस आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रोगेस्ट्रोजेंस। इसमें प्रोगेस्ट्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं। और अगर आपको कहीं पे पिल्स में प्रोगेस्ट्रोजेंस हार्मोन आए, या फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी मिल जाए प्रोगेस्ट्रोजेंस एंड ऑस्ट्रोजेंस, अगर दोनों हार्मोन्स भी मिल जाएं तो वो भी ठीक है, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, जो सेकेंडरी oocyte होता है या जाइगोट होता है उसमें जो आगे मतलब जब क्लीवेज का टाइम होता है तो उसको क्या कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, उसमें मतलब क्लीवेज का डिवीजन नहीं होने देंगे, आगे पूरा सेल डिवाइड नहीं होने देंगे। दैट मीन्स प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल आता है, इसका मतलब क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम, क्या आ गया, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ये हमने ल्यूटियल फेज पढ़ा था इन मेंस्ट्रुअल पे, जैसे इस तरीके से हमने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, 1 to 5 का मेंस्ट्रुअल फेज, और यहाँ पे 1 to 5 मेंस्ट्रुअल, 5 to 13 सेम हमारा क्या था, फॉलिकुलर फेज, और इट इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज, और 14 का ओव्यूलेशन फेज। और बच्चे मैं यहाँ पे इस फेज की बात कर रही हूँ जो 14 से लेकर 28 और 29 फेज में आता है, क्लियर। तो इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। मतलब अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला लेक्चर देखा हो, उसमें अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो हमारे यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसमें हमारा क्या होता है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, एस्ट्रोजेंस हार्मोन्स का लेवल हाई होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल ऐसे बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का पीक लेवल हो जाता है, बट यहाँ पे धीरे धीरे एस्ट्रोजन कम होता रहता है, प्रोगेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। प्रोगेस्टेरोन को आप बोल सकते हो क्या करता है, टू स्टॉप द इम्प्लांटेशन, कि इम्प्लांटेशन को स्टॉप करता है, ठीक है। अब इम्प्लांटेशन आगे हमने पढ़ा था कि इम्प्लांटेशन तब कॉज हो रहा था कि जब प्रेगनेंसी कॉज हो जा रही थी और वहाँ पे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन नहीं था। प्रेगनेंसी कॉज होने के बाद यहाँ पे कोई भी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं आएगा, प्रोगेस्टेरोन नहीं आएगा, और ये जो 1st to 5th वाली अगेन नेक्स्ट मंथ वाली प्रोसेस है वो भी फॉलो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर थी, एंडोमेट्रियम लेयर कहाँ पड़ी थी, हमने यूट्रस वाले रीजन में पड़ी थी, वो क्या हो जा रही थी, इम्बेडेड हो जा रही थी इनसाइड ऑफ द यूट्राइन वॉल के साथ, एंड फॉर्म कर रही थी किसके साथ, एज अ इम्प्लांटेशन को फॉर्म कर रही थी, ठीक है। तो ये क्या करता है, टू स्टॉप इम्प्लांटेशन, टू स्टॉप इम्प्लांटेशन, क्लियर। ये आपका किस में आ जाएगा, पिल्स में आ जाएगा। कुछ आप पिल्स अब आप यहाँ पे देख रहे हो, कुछ एक पिल्स आपकी माला डी होती है, ठीक है, कुछ सहेली पिल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, जिसमें प्रोगेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है, जो स्टॉप कर देती हैं इम्प्लांटेशंस को ताकि आगे प्रेगनेंसी कॉज्ड ना हो, क्लियर। तो हमने इसमें यहाँ पे क्या पढ़ा, माला डी देखा, माला डी, और इसमें हमने क्या देखा, एक सहेली पिल्स देखी, ठीक है। तो जो कि इसमें यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन का लेवल हाई था और जो कि स्टॉप कर रही थी प्रेगनेंसी को, क्लियर। ये बेटा हमारा किस में फिनिश हुआ, ओरल पिल्स में, आईयूडीएस भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल में क्या होता है, इंजेक्टेबल में मतलब इस टाइम पे जब जैसे ही ड्यूरिंग द इंटरकॉर्स के टाइम पे, मतलब जैसे 72 आवर्स के टाइम, ठीक है, मतलब जब 72 आवर्स हो जाते हैं आफ्टर द इंटरकॉर्स, तो उसी टाइम पे क्या होता है कि कुछ ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जिसमें प्रोगेस्ट्रोजेंस आप बोल सकते हो, प्रोगेस्ट्रोजेंस लेवल का जो मतलब अमाउंट होता है वो हाई होता है, तो उसको इंजेक्ट कर लिया जाता है इनसाइड द बॉडी में, ठीक है। इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल से आप समझ रहे हो मतलब बाय इंजेक्शंस के थ्रू इंसर्ट करा लेना इनसाइड द बॉडी, और किसको करा लेना,
प्रोगेस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनको एज अ इंजेक्शन, ठीक है। और अभी सेम वही जो अभी हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस करा था, प्रोगेस्ट्रोजन एंड आपको अगर यहाँ पे एस्ट्रोजन्स भी मिलता है तो दोनों, ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, मतलब स्टॉप करते हैं टू प्रेगनेंसी को कॉज होने पे, ठीक है, टू बिल्ड अप द प्रेगनेंसी को स्टॉप करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो ये हो गया इंजेक्टेबल, ठीक है, ये भी हमने फिनिश कर लिया। इसके बाद एक लास्ट आता है हमारा एक सर्जिकल मैथड। तो सर्जिकल मैथड्स में क्या होता है, इसमें दो टाइप के सर्जिकल्स होते हैं, दो टाइप के सर्जिकल्स इन द सेंस, एक मेल में भी होता है और एक फीमेल में भी होता है, ठीक है। सर्जिकल मैथड, सर्जिकल मैथड में फर्स्ट एक देखेंगे हम यहाँ पे वेसिकोटॉमी, एक सेकंड देखते हैं हम यहाँ पे ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेसिकोटॉमी में क्या होता है, जैसे कि अगर आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव का, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो एक वास इफ्रेंस है और एक वास डिफरेंस है। तो यहाँ पे वास डिफरेंस वाले रीजन को क्या कर लिया जाता है, ऐसा टाइड अप कर लिया जाता है, ठीक है, और पहले तो मतलब कट किया जाता है। सर्जिकल है तो नेचुरल सी बात है, पहले कट किया जाएगा एंड देन टाइड अप करा जाएगा, ठीक है। अब हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक पैसेज का काम करते हैं। तो वास डिफरेंस हमने उसी में पढ़ा था कि पैसेज का काम कर रहा था, जो कि स्पर्म को कैरी करके ले जा रहा था, क्लियर। तो अब जब वास डिफरेंस वाले पॉइंट को ही आप कट कर दोगे या फिर क्या कर दोगे, या फिर आप टाइड अप कर लोगे, तो जो मूवेबिलिटी है ऑफ द स्पर्म की वो होगी नहीं, आगे तक पहुंचेगी नहीं। जब आगे तक नहीं पहुंचेगी तो जो फीमेल वाला रीजन है, मतलब फैलोपियन जो ट्यूब है, जहाँ पे यूट्रस वाले रीजन से एज अ वजाना वाले रीजन से होकर एम्पुला वाले रीजन में जब मेल गैमेट जब जाता है और फ्यूजन होता है, तो वहाँ तक ही कोई प्रोसेस होने का सवाल ही नहीं बनता, क्लियर। इसके बाद एक ट्यूबेक्टोमी में आप स्ट्रक्चर देख लो। ट्यूबेक्टोमी में आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो फैलोपियन ट्यूब पड़ी थी, फैलोपियन ट्यूब में हमने क्या पढ़ा था कि पहले हमारे क्या थी, फिम्ब्रियाई थी, उसके बाद इन्फंडिबुलम था, दैन यहाँ पे एम्पुलर था एंड फिर लास्ट में इस्थमस था। तो बेटा ये जो एम्पुलरी रीजन और जो इन्फंडिबुलम वाला रीजन है, जहाँ से जहाँ से एग जो है वो फिम्ब्रियाई के थ्रू कैच हो रहा है, ठीक है, और फ्रॉम द ओवरी वाले रीजन से, क्लियर। तो उसी रीजन को पहले क्या कर दिया जाएगा, कट एंड देन टाइड अप, पहले कट किया जाएगा देन टाइड अप कर लिया जाएगा। उसी सेम अब ये भी क्या होगा, फीमेल में सेकेंडरी कैरेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया जो कि एक पैसेज का काम करता है, और उसी पैसेज को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया कि वो पैसेज हो ही ना। जब वो पैसेज एक जो पैसेज है उसी को पैसेज को बंद कर दोगे तो वहाँ से फ्लो ही नहीं होगा एग का, क्लियर। तो अभी आपने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख लिया वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो इसमें आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या किया गया है। वेसेक्टोमी में आप यहाँ पे बोलो कट और टाइड अप, दोनों लिख लो एक साथ, कट और टाइड अप ऑफ वास डिफरेंस को कट किया एंड टाइड अप किया, जिससे टू स्टॉप द मतलब फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है, इससे क्या कर सके, टू स्टॉप द आप बोल सकते हो मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म को भी क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। जब मोर्टेलिटी ऑफ द स्पर्म की स्टॉप कर दी तो आगे वो फीमेल वाले रीजन में ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगा। सेम एज यहाँ पे क्या किया, कट और टाइड अप ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये अपने नाम से ही है, ट्यूब है, ट्यूबेक्टोमी का मतलब फैलोपियन ट्यूब आ गया, और यहाँ पे वेसेक्टोमी है मतलब वास डिफरेंस आ गया, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में हो गया विच टू स्टॉप टू मतलब आगे मीट ऑफ स्पर्म या मीट विद द स्पर्म, ठीक है। क्लियर, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया ट्यूबेक्टोमी में। तो ये हमने यहाँ पे कुछ सर्जिकल मैथड्स पढ़े थे। अब इस सर्जिकल मैथड्स के थ्रू क्या होता है, कुछ इल इफेक्ट्स भी होते हैं। इसके इल इफेक्ट्स भी देख लेते हैं, कौन कौन से इसके इल इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्टली क्या कॉज होता है, फर्स्टली स्लाइटली पेन होगा, स्लाइटली पेन।
सेकेंड वन इज इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। एंड थर्ड वन इज एब्डोमिनल पेन, स्लाइटली पेन या एब्डोमिनल पेन इसी में आ गया, और ये आ गया आपका यहाँ पे इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल, और इसमें यहाँ पे आप बोलो यहाँ पे स्वेलिंग, ठीक है। एक थर्ड वन इसकी हो जाएगी स्वेलिंग। एंड लास्ट इज मतलब कुछ चांसेस रहते हैं यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे इसमें ये तो है कि टू स्टॉप द एसटीडीएस को तो ये स्टॉप करेगा क्योंकि सर्जिकल मेथड है, बट यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो इसकी इरिवर्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है, मतलब आगे की ऐसा आगे जो आने वाला जो टाइम है उसमें प्रेगनेंसी कॉज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब उस पैसेज को ही कट कर दोगे या स्टॉप कर दोगे या टाइड अप कर दोगे तो कहाँ से आगे जो मतलब 4 साल 5 साल बाद कहाँ से आ जाएगी, तो उसकी रिवर्सिबिलिटी कैसी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लो, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी लो। तो इसमें कुछ हमने इसके इल इफेक्ट्स पढ़े, ये सर्जिकल मेथड के ही इल इफेक्ट्स हैं, क्लियर। सर्जिकल मेथड्स ये आपसे इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के नाम से कौन कौन से उसमें किया जाता है, किसको टाइड अप और किसको कट किया जाता है, उसके वजह से कौन कौन से इल इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इस वाले लेक्चर में अपना क्या पढ़ा, सारा बर्थ कंट्रोल देखा। बर्थ कंट्रोल में हमने देखे कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि स्टॉप कर रहे थे इस पॉपुलेशंस को, या स्टॉप कर रहे थे टू चाइल्ड बर्थ को, जब चाइल्ड बर्थ या ज़्यादा ही फॉर्म हो रहा था तो पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही थी। और इससे पहले हम लास्ट क्लास में अपने डिस्कस कर चुके हैं अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कौन कौन से मतलब कंडीशंस ऐसी होंगी जो कि सभी को फेस करनी होंगी, ठीक है, जो कि सभी के लिए क्रिटिकल कंडीशन होंगी। तो बर्थ कंट्रोल अभी हमने देखा। तो इसका जो आगे वाला आएगा, जैसे कि एक एमटीपी होता है वो कि आपका शॉर्ट नोट पे पूछा जाता है, और मेन इज एसटीडीएस। एसटीडीएस क्या है आपका, सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।